अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान खान फ्राम अरसलान एकेडमी। आज हम AJK PSC के पास पेपर हेडमास्टर B17 2019 के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, करियर एजुकेशन शुड बिगिन, यानी आपकी करियर एजुकेशन वो किस टाइम से या किस ईरा से स्टार्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर बी इन थर्ड और फोर्थ ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी व्हेन चाइल्ड इंटर जूनियर हाई स्कूल, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हम इसको कर देंगे क्योंकि इसका तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जब आप देखेंगे तो इसमें थर्ड फोर्थ ग्रेड एंड देन ग्रेजुअली आपके हायर ग्रेड्स हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है किंडरगार्टन, तो पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रोबल ने 1837 में एक इंस्टीट्यूट खोला, यानी वहाँ पे प्री स्कूलर्स आते थे, और 1840 में उसने उसको रीनेम करके किंडरगार्टन बोला। किंडरगार्टन एक्चुअल में एक जर्मन लैंग्वेज यानी जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का बाग। और इसका मकसद ये था कि जो भी बच्चे हैं, जो प्री स्कूलर्स हैं, उनको एक माहौल दिया जाए जहाँ पे वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कर सकें बाय प्लेइंग एंड बाय सिंगिंग। तो ये वो स्टेज होता है जहाँ से बच्चों का करियर एजुकेशन शुरू होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, कैरेक्टर इज़ डेवलप्ड बाय, कि आपकी शख्सियत कैसे बनती है। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? विल पावर, खुद एतमादी, कंडक्टिव बिहेवियर, आपका तर्ज अमल, तौर तरीका, मोरालिटी, आपके अखलाक इक़दार, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, यानी ये सब के सब। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मिल के आपकी शख्सियत का खासा बनती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास है, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स। ड्रॉपिंग आउट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए है टू कम टू स्कूल कैजुअली, कि कभी कभार है ना। टू प्ले ट्रॉन्ट फ्रॉम क्लास, टू प्ले ट्रॉन्ट फ्रॉम क्लास से मुराद ये है कि आपने बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त को स्कूल से मिस करना। और आपका ऑप्शन नंबर सी है टू लीव द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ देना, और नन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू लीव द स्कूल फॉर एवर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसके बाद आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 है, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ीज़। तो फ़िलासफ़ी रिलेटेड है आपकी नॉलेज से और एजुकेशन से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें दुरुस्त होगा। स्टेटमेंट नंबर 5 है, टीचर बिहेवियर ऑट टू बी, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसमें एक्चुअल में जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो दो हैं, आइडियलिस्टिक या फिर जो दूसरा ऑप्शन है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं वो इंस्ट्रक्टिव है। तो किसी जगह आप आइडियलिस्टिक की तरफ जाते हैं तो किसी दफ़ा आप इंस्ट्रक्टिव। तो अब इसके कंटेक्स्ट को देखा करें। एक्चुअल में इंस्ट्रक्टिव से मुराद ये है कि वो गाइडलाइन होता है और उसको एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा होता है स्टूडेंट की तरफ, जबकि आइडियलिस्ट यानी ख्याली मिसाली, तो ये रियल लाइफ सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आएगा, यानी इंस्ट्रक्टिव। स्टेटमेंट नंबर 6 है, ऑन्टोलॉजी डील्स विद, तो ऑन्टोलॉजी डील करती है भाई रियलिटी के साथ। आपका जो नॉलेज है वो एपिस्टेमोलॉजी और वैल्यूज़ है वो एक्सियोलॉजी को डील करती हैं। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ एवेलुएटेड, तो एजुकेशन प्रोसेस में आपके मेथड्स, एम एंड कंटेंट, ये सब चीज़ें एवेलुएट होती हैं। स्टेटमेंट नंबर 8 है, पेडागोजी इज़ कंसर्न विद, तो पेडागोजी का मतलब ये होता है टीचिंग मेथड्स। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो मीडिया होता है। फॉर्मल एजुकेशन है, तो फॉर्मल एजुकेशन में आपके हमेशा से रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होते हैं, जबकि इसके बरक्स जो आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में है उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री और एग्ज़िट के।
देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज़। तो जो भी एजुकेशन प्लान की जाती है जिसका एंड होता है वो फॉर्मल एजुकेशन, यानी इनफॉर्मल हम लिटरली जो है अपने सेंसी से सीख रहे होते हैं, वो किसी टाइम भी सीख रहे होते हैं। जबकि फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो प्लेन होती है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, प्रॉपरली आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाते हो, ऐसे जो सिलसिला आपका चलता रहता है, ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। स्टेटमेंट नंबर 12 है, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। तो एजुकेशन का रियल गोल, मकसद क्या है? तो इसका मकसद है एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स और नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी। डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो एम ऑफ एजुकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो एम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की। द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू। तो फॉर्मल एजुकेशन का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कॉन्स्ट्रक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक सोर्स है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं। द बेस्ट एजुकेशन डेफिनेशन इज़ ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी जो आपकी ग्रोथ बढ़ोतरी हो रही है वो एक्सपीरियंसेस से यानी तजुर्बे से होनी चाहिए। एजुसियरी मीन्स, तो इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, लेके चलना साथ। ठीक है, तो एजुकेयर भी होता है और एजुसियरी भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टू एजुसियरी, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड। तो जो एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स होते हैं उनको एम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज सिस्टम फॉर एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उसकी आइडियोलॉजी यानी उसके नज़रियात पे डिपेंड करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और, तो ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दुरुस्त है। मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू लीडिंग, यानी जब आप मोटिवेट होते हैं आपकी तो आप लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, यानी इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने जब भी देखने, जब भी आप सुपरविजन की बात करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होती है इसमें। स्कूल बजट इंक्लूड्स, तो इसमें डेवलपमेंटल भी होते हैं और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स, तो इसमें साइकोलॉजिकल भी होते हैं और सोशलियोजिकल भी। तो आसानी से आप इसको पीएससी, वर्ड पीएससी से याद कर सकते हैं। पीएस यानी साइकोलॉजी और सी से सोशलियोजिकल, पीएससी वर्ड आप यूज़ करेंगे तो हमेशा ही आपके माइंड में रहेगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 26 है हमारे पास, डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड। ऐसा डेटा जो सब पहले किसी ने ले लिया हो, उसको अचीव किया हो, उसको गेन किया हो, तो वो हमेशा सेकेंडरी होता है। 27 हमारे पास है, क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स बाय देयर जेंडर इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो आप याद रखिएगा दो जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्केल्स होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल और दूसरा आपका होता है ऑर्डिनल। तो जो नेम से होंगे वो नॉमिनल कहलाते हैं और जो ऑर्डरिंग के हिसाब से होते हैं वो ऑर्डिनल। तो ये चूँकि जेंडर नेम से है तो ये नॉमिनल होंगे। इसके बाद आपका जो 28 है करिकुलम मीन्स, तो करिकुलम मीन्स आपकी जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। तो जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो ये जो सवालात पैदा होते हैं सारे, ये सब के सब जो वो रिलेट करते हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ऐसी वैल्यू जो कि बार बार ही रिपीटेड हो तो उसे हम मोड बोलते हैं। मीडियन आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है जबकि मीन आपका एवरेज होता है। इन नेगेटिव कोरिलेशन मीन, नेगेटिव कोरिलेशन, तो देखें वर्ड नेगेटिव है, इससे मुराद
आप हमेशा लेंगे कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। अगर ये पॉजिटिव होगा कोरिलेशन तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, तो ये नेगेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सॉलिड फाउंडेशन फॉर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमेशा लिटरेचर रिव्यू होता है, और क्यों होता है, इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो पहले नॉलेज मौजूद है उसको हम समझ सकते हैं, और इसकी वजह से हम रिडंडेंसी को भी अवॉइड करते हैं। ये नहीं कि जो भी डुप्लीकेटिंग प्रीवियस वर्क है उससे हम बच सकते हैं और हम अपना मज़ीद काम कर सकते हैं। द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज टू, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर बच्चों की पर्सनैलिटी को एडजस्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर डी, एक्चुअल में ये ऑप्शन नंबर सी है। 34, ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ विच आर एक्सपोज ड्यूरिंग स्टडी आर इंक्लूडेड इन, तो ये मॉडर्न टेक्निक है। जितने भी आप जो एक्टिविटीज़ करवाएंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ जितनी भी है, ये सब मॉडर्न टेक्निक्स में आती हैं। द टेस्टिंग यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो, तो यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये डायग्नोस्टिक है या फिर ये समेटिव है। तो एक्चुअल में जो आपकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रायर नॉलेज को, स्किल्स को, और जो आपकी समेटिव है तो वो आप प्रोग्रेस को और परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो जो बच्चा चीज़ को जानता है या नहीं जानता, तो इसके नॉलेज और स्किल्स को जाना जा रहा होता है। हाँ, वो कितना जानता है, उसमें कितनी कमी है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो वो फिर समेटिव में आएगा। तो इसलिए ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड इज़ यूज्ड टू कलेक्ट, तो क्वेश्चनेयर से हम हमेशा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज़ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस है। जैसे क्राइटेरिया होता है, आप ने स्कूल के बच्चों को देखा होगा, वो 80% 70% ले रहे हैं, ए ग्रेड ले रहे हैं, A+ ग्रेड ले रहे हैं, तो ये क्राइटेरियन में होता है 80%। फिक्स्ड आइडियाज़ इन बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज़ ऑफ, तो ये किसकी क्वालिटीज़ होती हैं, साइंस की हैं, बायोलॉजी की हैं, लैंग्वेज की हैं या सीडो साइंस। तो फिक्स आइडियाज़ आपके रिजिड होते हैं, अनचेंज होते हैं, रफ़ आइडियाज़ होते हैं, जबकि आपके जो बॉल पार्क है ये एस्टिमेट या हम इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। अब फिक्स आइडिया ये है कि अगर कोई मसला है उसको हल करना है तो आप एक ही तरीके से हल कर रहे हैं, गो कि उसके और भी बहुत से तरीके हैं जिससे उसको हल किया जा सकता है, लेकिन आपने उन नज़रिए को, उन तमाम सॉल्यूशंस को एक साइड पर रख देना है और जो आप मानते हैं बस आप उसी को सब कुछ जानते हैं। तो बॉल पार्क में आपने अप्रोक्सीमेट यानी एस्टिमेट लगाना था, यानी आपने एक बिल्डिंग देखी और बता दिया जी इस पर इतना खर्चा आना है, आपने जस्ट उसकी कोई मेजरमेंट नहीं की और आपने रफली एक डेटा दे दिया। तो इसमें जो सीडो कोड या सीडो साइंस होती है, तो इसमें ऐसे क्लेम्स होते हैं जो वैसे तो वो उनके बिलीव्स होते हैं कि ये साइंटिफिक हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होते क्योंकि उनमें एविडेंसेस की लैक ऑफ एविडेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 39, 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर्स एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइज है, कम्प्लेक्स है, फ्लैट है और टाल है। तो टाल में आपके बहुत ज़्यादा जो लेवल्स होते हैं और ऑर्गेनाइज में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये फ्लैट है यानी आपका एक हेड है और उसके अंडर 20 टीचर्स जो काम कर रहे हैं, तो ये फ्लैट होगी। द कॉम्प्रीहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग्स, प्ले ग्राउंड, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो इसको हम स्कूल प्लांट बोलते हैं। विच टर्म इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिमेंबरिंग, तो रिडेंडेंसी है यानी दोहराने के अमल को इसमें ये शामिल नहीं होता। स्टेटमेंट नंबर 42 हमारे पास है, द प्रोसीजर ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू इन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टास्क इज़ टर्म्ड एज। नंबर 1 मैनेजमेंट, इसके बाद देन हमारे पास इंस्पेक्शन, प्लानिंग और सुपरविजन। तो जो आपकी एवेलुएशन होती है किसी भी टास्क की, वो सुपरविजन में भी होती है और इंस्पेक्शन में भी होती है, बट इनमें
डिफरेंसेस होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है और वो ये होता है कि आपने सुपरविजन में डायरेक्शन भी देनी है और एवेलुएट भी करना है, जबकि जब आप इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो आपने जस्ट एवेलुएट करना होता है। फिजियोनोमी इज़ द एसोसिएशन ऑफ डैश विद बिहेवियर। तो ये आपकी एसोसिएशन होती है फिज़िकल ट्रेड्स की बिहेवियर के साथ। यानी आपका जो रवैया है, आपके जो करैक्टर है, वो मैच करेगा आपके फ़िज़िकल ट्रेड्स के साथ। अब ऐसा ना हो कि आप मुस्कुरा रहे हो और आपका जिस्म डर के मारे कांप रहा हो, तो वो इनका आपस में एसोसिएशन होना ज़रूरी होता है। ओवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ओबियसली आप जब एक काम बार बार करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो वो काम सहल यानी आसान हो जाएगा, ईज़ हो जाएगा, और दूसरा आप उसको जल्दी यानी क्विकनेस से कर सकेंगे। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स, तो इसका मतलब होता है द होल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो बहुत से लोगों की इसमें कन्फ्यूजन होती है। जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी मिलते जुलते हैं और ऑलमोस्ट इनका मीनिंग्स भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो एक्चुअल में जो आपकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर्स टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स टू द रियल वर्ल्ड, ये आपका राइट ऑप्शन है। जबकि जो सी है ये डिफ़ाइन करता है हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी को। अगर यहाँ पे पूछा जाए हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर जस्ट इकोलॉजिकल वैलिडिटी के बारे में पूछा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इज़ आल्सो नोन एज, तो ये पैरेलल होती है अल्टरनेट। एक्चुअल में ये जो पैरेलल होती है इसमें डिफरेंट इसकी डायरेक्शंस होती हैं, बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट होती है, इसीलिए इसको पैरेलल कहा जाता है। द स्प्लिट हाफ मेथड यूज एज अ टेस्ट ऑफ। तो एक्चुअल में जो आपका स्प्लिट हाफ मेथड है ये आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को हमेशा चेक करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, लेकिन वो इस मेथड में नहीं होती है। यानी अगर आपने ये वाले मेथड चेक करने हैं तो उसके लिए आपने जो कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है कंसिस्टेंसी वाला, ये है जी इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी। तो इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी में होता है ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, दो से या दो से ज़्यादा जो आपके ऑब्जर्वर होंगे लेकिन एक ही चीज़ पे, ठीक है। तो इसलिए ये इसको डिफ़ाइन नहीं करता, जबकि स्प्लिट मेथड में आपने उसके दो हाफ बनाने होते हैं, फिर उसके कोरिलेशन को मेजर करना होता है। जबकि आपका जो इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंसी में इसमें इसके हाफ नहीं होते, यानी ये स्प्लिट नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 49 है आपके पास, द आइडिया दैट लर्निंग ए सोशल प्रोसेस वाज गिवन बाय। तो वाइगोस्की ने बताया था जी कि लर्निंग आपका सोशल प्रोसेस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ अफेक्टेड बाय, तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों यानी नेचर और नर्चर दोनों से जो है वो इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है। अ थीफ इज़ लायबल डैश इम्प्रिजनमेंट फॉर स्टीलिंग। तो यहाँ पे फॉर भी आता है और यहाँ पे टू भी लग सकता है, लेकिन आप ने जब इसके कंटेक्स्ट को देखना है तो पनिशमेंट के लिए आप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो टू यूज़ करेंगे, यानी लाइकली टू हैपन जहाँ पे आपका टू आता है, और जहाँ पे फॉर आएगा वहाँ पे आप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे शो करेगा। यानी आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसकी गाड़ी को ठीक कराना है, तो वहाँ पे आपका फॉर लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास ही इज़ नेवर लेविश डैश गिविंग मनी टू चैरिटी। तो यहाँ पे अपॉन भी है, यहाँ पे इन भी है। अपॉन ऑन में एक्चुअल में इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे अटेंशन देना। तो यहाँ पे चूँकि चैरिटी की बात की जाती है तो आपका लेविश इन आएगा। लेविश इन होता है जेनरस, यानी सही, कि वो इतना सही नहीं है कि वो चैरिटी में जो है ना पैसे दे दे। तो अगर हम
लेविश अपॉन या ऑन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब अटेंशन देना होता है। एयर, फूड एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल डैश लाइफ। तो ये नागुज़ीर हैं जी, सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू यू फॉर योर काइंडनेस। तो हमेशा चूँकि ये आप डायरेक्टली जब भी किसी से रिलेट कर रहे थे तो वहाँ पे टू यूज़ होता है। इट इज़ इनकम्बेंट डैश अस टू हेल्प द पुअर। तो इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू हेल्प द पुअर। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो गरीब गुरबा उनकी मदद करें। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वह चूज़ द वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश इज़ अ ग्रेट वे टू फेल इंग्लिश क्लास। ऑप्शन नंबर ए है इंजीनिविटी। तो इंजीनिविटी का मतलब होता है हाज़र दिमागी। ओरिजिनलिटी, असलियत, क्रिएटिविटी यानी कोई नई चीज़ काम करना या नई कोई चीज़ तख्लीक करना, कोई चीज़ बनाना। तो यहाँ पे प्लेजरिज्म मीन्स कॉपी करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो प्लेजरिज्म है। द प्रोफेसर टॉट अस टू मोल्ड द डैश क्ले एंड लेट इट ड्राई इनटू परमानेंट। यानी स्कल्पचर बनाने के लिए, मुजस्मा बनाने के लिए तो क्ले क्या किया, उसको मोल्ड किया, उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनाई। तो इसमें आपकी प्लेन क्ले आएगी। तो इम्पिक्यूनस का मतलब होता है पुअर या लिटिल, थोड़ा कम। इनहेंस बढ़ोतरी, ज़्यादा होना, और इनफ्लेक्सिबल जिसमें हरकत ना हो सके। तो यहाँ पे आपका प्लेन क्ले आएगा। अ डैश ऑफ द पीपल वोटेड फॉर द चेंज इन द लास्ट इलेक्शन। तो बिविल्डर होता है गुमराह करना, और आपका इंट्रीट होता है दरख्वास्त या इल्तिजा, और उसके बाद फ्रॉन्डर होता है फिसलना, लूटना। तो प्लूरैलिटी जो आपका है ऑप्शन वो राइट होगा, यानी मेजॉरिटी। देयर इज़ नो मुस्लिम हु डजंट नो द ट्रेजेडी ऑफ करबला। तो यहाँ पे हु आएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ द सोसाइटी डैश रिज़ाइन। तो ये बड़ा टेक्निकल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल में यहाँ पे जो बंदा है उसके पास दो पोजीशन हैं। ही होल्ड्स बोथ दोज पोजीशंस। तो यहाँ पे आपने हैज़ यूज़ करना है। अगर एक से ज़ायद बंदे हैं तो तब इस सूरत में ये प्लूरल हो जाएगा और आपने हैव यूज़ करना होगा। पिक द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम्स ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो एम्पैथी, खुदापरस्ती। इवोक, इवोक का मतलब होता है जज्बात ताज़ा करना या पुरानी बातों को याद करना। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है खुदापरस्ती। रहम खाना, कंफ्यूज, परेशान करना, और बिविल्डर, गुमराह करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट, तो ब्रेफ्ट का मतलब होता है महरूम करना, यानी डिप्राइव्ड। फ्लश, इसका मतलब होता है भाग भाग होना, खुश होना। कंफ्यूज का मतलब होता है परेशान होना, और गाइड का मतलब हो गया रहनुमाई करना। फील्ड का मतलब है भरना। तो ब्रेफ्ट जो आएगा आपका, ब्रेफ्ट का अप्रोप्रिएट आंसर डिप्राइव्ड यानी महरूम करना है। रिक्लूसिव, तन्हाई, सॉलिटरी। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझना। देखें जैसे कम्प्लेक्स होता है ऐसे ही परप्लेक्स ही, आप इसको इस तरह याद रखिएगा। ईगर होता है ख्वाहिशमंद, और डिपेक्ट होता है ज़ाहिर करना। नेक्स्ट है प्लेसिड। तो इजिटेट, इसका मतलब होता है हलचल होता, डिस्टर्ब यानी आप सुकून में ना होना। डिवोट होता है नज़र करना, और सीरीन, पुरस्कून। तो प्लेसिड का राइट ऑप्शन होगा सीरीन यानी पुरस्कून। मॉर्बिड, उदास। तो यहाँ पे एक टर्म नोस्टैल्जिया है, यानी अपने माजी को याद करना, और बाकी तकरीबन तो आसान ही है। फ्रेंडली और चीयरफुल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ग्लूमी यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ही गिव मी अ फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस। तो नसीहत करना, पीस ऑफ एडवाइस। एज सुन एज द रेन स्टार्टेड दे स्टॉप्ड प्लेइंग। तो ये देखें, ये आप बाकियों में देखेंगे दे हैड स्टॉप टू प्ले। तो जहाँ पे टू लग गया तो
एक्चुअली में ये तो वैसे सेंटेंस मेकिंग में आता ही नहीं है। इफ़ दे हैड हरीड दे वुड हैव रीच इन टाइम। तो यहाँ पे आपकी पास्ट की बात हो रही है, तो आपने पास्ट परफेक्ट में जाना है, तो आपने हैड वाले चूज़ करना है, और हेड में आपने जस्ट जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस मेकिंग में फ्रेज होगा तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी येट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो ओबियसली ये सिंपल आपका सेंटेंस नहीं है, तो पैसिव होता ही नहीं है। अब बहुत जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है, बहुत से लोग जो अंग्रेज़ी से नावलद हैं या फिर कोई बहुत अरसे के बाद आप तैयारी करते हैं, तो ये एक परेशान बनी रहती है कंपाउंड सेंटेंस की और जो आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में आपके जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जबकि आपके कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। या फिर इसको दूसरा तरीका आसान याद रखने का वो ये है कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग जो आपके कंजक्शन यूज़ होते हैं, जैसे बट, एंड, येट। तो देख सकते हैं कि आप इस सेंटेंस में भी येट यूज़ हुआ है, तो सिंपली ये कंपाउंड सेंटेंस है। 70 हमारे पास एजेंट्स, डिसजेंट्स, कंजेंट्स आर द टाइप्स ऑफ। तो ये आपके एडवर्ब्स की टाइप्स होती है, जबकि एजेंट्स होते हैं वो प्लेस और मैनर को जो है वो साथ लेके चलते हैं। जो आपके कंजेंट्स होते हैं वो लिंक करते हैं क्लॉजेज और सेंटेंसेस को, जबकि आपके डिसजेंट्स जो होते हैं वो आपके ओपिनियन और आपके एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई चाइनीज़ कंपनीज इन पाकिस्तान अंडर सिपेक देयर फाइनेंसिंग मोड। तो जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए जो फाइनेंसिंग कर रही हैं, जो पैसा दे रही हैं, तो वो किस तरह के, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस्लाम एज स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो 1956 के आइन में इसको स्टेट रिलीजन करा दिया गया था। द बुक फ्रेंड नॉट मास्टर्स वॉज रिटन बाय अयूब खान। ऑप्शन नंबर सी। विच माउंटेन पास लिंक्स डेरा इस्माइल खान टू गजनी अफगानिस्तान। तो ये गोमल है। विच कंट्री डिडंट रिकोगनाइज पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस मुल्क ने पाकिस्तान को रिकोगनाइज नहीं किया था, इसका इकरार नहीं किया था, तो वो अफ़गानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। व्हेन द आर्मी फर्स्ट टुक ओवर। तो 1958 में आपका जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एब्डिकेट गया था, तो वोट किया था आर्मी ने। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द पार्लियामेंट बिकेम बाईकैमरल। तो ये 1973 में दो इसके ऐवान बने थे। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेट इन द ईयर 1969। 1969 में आपका जो आइन था 1962 का, वो एब्रोगेट हुआ था। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस खुतबा इन इलाहाबाद इन द ईयर 1930, यानी ऑप्शन नंबर बी। हु डिड उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु अपॉइंट एज टेम्पररी अमीरुल मोमिनीन टू हिज एब्सेंस व्हेन द ही ट्रेवल टू बैतुल मुक़द्दस आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट। तो ये देखें टेम्पररी अमीरुल मोमिनीन, तो हज़रत अली तो किसी सूरत में नहीं आ सकते, उस्मान बिन अफ़ान भी नहीं है इसमें, और ऑप्शन नंबर जो आपके सी है अब्दुर्रहमान, ये भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी साद बिन अबादा। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सैफुल्लाह स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह बाय द होली प्रॉफिट पीस वसल्लम। तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद को खिताब दिया गया था। हाउ मेनी आयात ऑफ कुरान वर रिलीव्ड ऑन टू द होली प्रॉफिट पीस ड्यूरिंग द फर्स्ट वही। तो ये केव हीरा में, गार हीरा में जो थी 5 आयात नाज़िल हुई थी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव इन मक्का। तो कल के जो पेपर में हमने डिस्कस किया था कि वो मदीना में कितना अरसा रहे, तो उसमें 10 साल थे, और आज हमने इस MCQ में देखा कि मक्का में कितना अरसा रहे, तो वो 53 ईयर्स। यानी ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। एक टाइम पे एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमेशा आप इसको जो है ना थॉरो स्टडी किया करें हर रिस्पेक्ट से। सहाय सिता इज़ कंपाइलेशन ऑफ। तो सहाय सिता हदीस की कुतुब हैं। ईद प्रेयर इज़ ऑप्शन नंबर सी वाजिब। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात। तो ज़कात आपका 2.5% होता है, ऑप्शन नंबर सी।
वाई रिसाइटिंग विच सूरा ऑफ कुरान डज वन रीड बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो किस सूरा में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, तो वो सूरा नमल है। नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो नमाज कसूफ है वो सूरज ग्रहण के टाइम के वक्त पढ़ी जाती है, और जो आपकी नमाज खसूफ है वो ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है, चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। सबुल मसानी इज़ द सेकेंड नेम ऑफ सूरह फातिहा, ऑप्शन सी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर, 257, 370, 256, 209, तो आर्टिकल नंबर 370 था जो उसको स्पेशल स्टेटस देता था, जो कि 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट कर दिया गया था, यानी इसका स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था। विच चैप्टर ऑफ यूएन चार्टर डील्स विद कश्मीर डिस्प्यूट, तो चैप्टर नंबर 6 है ये। कश्मीर फ्रीडम फाइटर बुरहान मुजफ्फर वानी वाज मार्टर्ड बाय इंडियन आर्मी ऑन 8 of July 2016, यानी ऑप्शन नंबर बी। शेख अब्दुल्ला वाज डिपोज्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इन प्रेजेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो कब इसको हटाया गया था इस ओहदे से और उसको जेल में डाल दिया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, 1953। सीज़ फायर लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, तो ये शिमला माहिदा हुआ था, उसमें इसको LOC करार दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। Who became the first Muslim ruler in 1339, तो ऑप्शन नंबर बी आपका शामिर आएगा। कश्मीर फ्रीडम फाइटर मोहम्मद अफजल गुरु वाज हैंग्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो ये 9 फरवरी 2013 है, तो यहाँ पे 20113 लिखा हुआ है जो गलती से लिखा गया है, तो 9 फरवरी 2013 को उनको हैंग किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 35A वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 को इसको शामिल किया गया था, दिल्ली एग्रीमेंट 1954 के मुताबिक। व्हेन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर मकबूल भट्ट वाज हैंग्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये 11 फरवरी 1984, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद अफजल गुरु और मकबूल भट्ट दोनों, इनकी जो मंथ है वो फरवरी का, एक 9 और एक 11, तो कहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमेशा इसको डेट को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट है OHCHA इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कश्मीर रिपोर्ट इन कॉल्स फॉर इंटरनेशनल इंक्वायरी, तो जिन्होंने सबसे पहली रिपोर्ट तैयार की, और ये किसने तैयार की थी, ये थी जी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHA, और इंटरनेशनल इंक्वायरी यानी बैन अक़वामी इंक्वायरी के लिए इसको कहा गया था। तो ये किस अरसे की बात है जी, तो ये जून 2018 की बात है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो करना है, ताकि आप आने वाले मज़ीद जितने भी टेस्ट हैं और जो भी पास पेपर्स हैं उनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और कामयाबी समेट सकें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नसर हो।